Hi everyone guys, how are you all? My name is शीतल राजपूत. I welcome you all to Prep JK. So guys, आज के जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं, 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगस्त ऑफर 1940 का, क्रिप्स मिशन 1942 का एंड क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का। तीनों ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ के। और ये लेक्चर सीरीज़ आपको जीएस फुल कोर्स के अंदर देखने को मिलेगी। अगर आप बाकी भी ऐसे हमारे लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आपको हमारा ये कोर्स परचेज़ करना है। प्रेप जेके की ऐप को डाउनलोड करो एप्पल के स्टोर से, गूगल के स्टोर से, और वेरियस कोर्सेज़ को अवेल आप लोग कर सकते हैं। यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। इंस्टा पर हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं यहाँ पर, और हमें टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है प्रेप जेके का, वहाँ पर आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है अगस्त ऑफर 1940 का। अगस्त ऑफर को लेकर आए थे लॉर्ड लिनलिथगो, उस टाइम के वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, अगस्त 1940 में। इसको अगस्त ऑफर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अगस्त के मंथ में ही प्रेजेंट किया था वॉइस रॉय ने। जो वॉइस रॉय है, इन्होंने अगस्त ऑफर को लाया ये प्रॉमिस करते हुए कि हम लोग एक एडवाइजरी वार काउंसिल को बनाएंगे सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद, और हम लोग वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को और एक्सपैंड करेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को इंक्लूड करेंगे। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करेगी। यानी अब इंडियंस ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले थे। और इन सब चीज़ों के बदले में ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियंस जो हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की साइड से लड़े अगेंस्ट जापान। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइमलाइन 1939 से लेकर 1945 तक देखने को आपको मिलेगा। सेकेंड वर्ल्ड वार को हम डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल आपको बस ये याद रखना है कि अगस्त ऑफर में जो चीज़ें हमें ऑफर हो रही थी उसके बदले में ये लोग चाहते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम उन्हें क्या प्रोवाइड करें, सपोर्ट प्रोवाइड करें इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार बहुत ही डेडलीस्ट वॉर थी पूरे इतिहास की, मॉडर्न हिस्ट्री की। ये स्टार्ट हुई थी 1939 में, जिसमें 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे और 30 से भी ज़्यादा देश इस लड़ाई में इन्वॉल्व थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को ज़बरदस्ती इस वॉर में धकेल रही थी और इंडिया का कंसेंट लिया ही नहीं, हमारे लीडर से, हमारे लोगों से पूछा ही नहीं और डिक्लेयर कर दिया कि भारत हमारी साइड पर है। इस चीज़ ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंडियन लीडर्स को, इंडियंस को काफ़ी अपसेट कर दिया। और आपने देखा कि ब्रिटेन में 1940 में गवर्नमेंट भी चेंज हो जाती है और उस टाइम पर बनते हैं विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। विंस्टन चर्चिल आपको देखने को मिलेंगे कंजर्वेटिव पार्टी के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोगों के पास है फ्रांस। फ्रांस उस टाइम पे ब्रिटेन का एक अलाई था, और ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, यूएसएसआर, चाइना आते थे अलाइड पावर्स के अंदर, इनको अलाइड पावर्स कहते थे। और इनके अगेंस्ट था कौन? जापान, जर्मनी, जो एक्सिस पावर के अंदर आते थे, ठीक है। और एक्सिस पावर के अंदर उस टाइम पे कौन है? हिटलर है, ठीक है। जर्मनी में उस टाइम पर हिटलर का राज था। इस पीरियड में ब्रिटेन जो है वो ईगरली ये होप कर रहा था कि इंडियंस जो है इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे। आईएनसी ने कॉपरेट करने से एग्री कर दिया, लेकिन उनकी कोई डिमांड थी। आईएनसी ने कहा कि ठीक है, हम लोग लड़ाई में आपका साथ देंगे, पर हमारी भी कुछ डिमांड है। इंडिया ने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। एंड इसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग आपको अगस्त ऑफर देंगे। अगस्त ऑफर में जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की, आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या कहा था इन्होंने अगस्त ऑफर में? हमने अभी पढ़ा कि क्या था। एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करके मोर इंडियंस को लाया जाएगा, और डोमिनियन स्टेटस ये लोग देने वाले थे, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियंस खुद लिख सकते हैं। ये 2-3 चीज़ें इन्होंने कहा था कि अगस्त ऑफर में आपको मिलेंगी। राइट ऑफ इंडियंस टू राइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बार भारतीयों को ये राइट मिला था कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिख सकते हैं। ये इस अगस्त ऑफर में था। अब प्रपोजल इस अगस्त ऑफर का क्या था कि डोमिनियन स्टेटस मिलेगा आपको। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहने लगी कि इंडिपेंडेंस तो नहीं, बट डोमिनियन स्टेटस हम लोग आपको देंगे। इस लड़ाई के चलते रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी को बनाया जाएगा जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी। वॉइस रॉय की काउंसिल को एक्सपैंड किया जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और एक एडवाइजरी वॉर काउंसिल भी बनाई जाएगी लड़ाई के बाद। तो ये कुछ प्रपोजल्स थे।
और इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने से रिफ्यूज़ कर दिया। अभी हमने देखा वो डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे और इन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस आपको मिलेगा, आप कर सकते हैं जो भी आपको करना है, लेकिन हमारे पास आपका डिफेंस, आपका फाइनेंस, आपका होम अफेयर एज वेल एज रिपब्लिक ऑफ इंडियन सर्विसेज रहेगा। यानी डिफेंस, फाइनेंस, होम अफेयर्स और रिपब्लिक ऑफ इंडियन सर्विसेज ब्रिटिशर्स के अंडर रहेगा, बाकी सभी चीज़ें इंडियंस खुद से हैंडल कर सकते थे। वॉइस रॉय ने यह भी कहा कि आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाने से पहले हम लोग उसको एड्रेस करेंगे और माइनॉरिटीज़ को भी ये गारंटी दी कि हम लोग जो भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे वो आपके हितों में होगा। इसके बाद रिस्पॉन्स क्या था इंडियंस का अगस्त ऑफर को लेकर? कांग्रेस ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी, ना कि डोमिनियन स्टेटस की। लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। लीग ने कहा कि हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए, हमें इंडिया में नहीं रहना है। इन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने इसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया। इन्होंने मास सत्याग्रह को अवॉइड किया और इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया अपने राइट टू फ्री एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए। इसके बाद आपको याद रखना है कि पहले 3 सत्याग्रही कौन थे इंडिविजुअल सत्याग्रह में? विनोबा भावे, नेहरू और ब्रह्मा दत्त। इन तीनों के नाम आपको याद रखने और इन तीनों को ही जेल में डाल दिया था। ये तीनों सत्याग्रह ने लॉन्च किया दिल्ली चलो मूवमेंट, जो एक मार्च था टुवर्ड्स दिल्ली। ये मूवमेंट ज़्यादा नहीं चल पाया, इस वजह से इसको अबेंडन कर दिया। दिसंबर 1940 में इसको रोक दिया, ख़त्म कर दिया। अगस्त ऑफर के फेलियर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा इंडियंस का सपोर्ट लेने के लिए वॉर में। अगस्त ऑफर का इवैल्यूएशन देखते हैं। पहली बार इंडियंस को राइट मिला था कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं और कांग्रेस की जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो भी हमें मिल गया था, वो डिमांड भी मान ली थी। डोमिनियन स्टेटस हमें दिया गया, स्पष्ट रूप से ब्रिटिशर्स ने कहा कि आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड किया गया जुलाई 1941 में, जिसमें 12 में से 8 इंडियंस होंगे, यानी कि मेजॉरिटी जो है अब इंडियंस की होगी, लेकिन अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के चार्ज में रहेगा डिफेंस, फाइनेंस और होम अफेयर्स। इसी के साथ एक नेशनल डिफेंस काउंसिल बनाई जाएगी जो कि प्योरली एडवाइजरी फंक्शनल बॉडी होगी। कॉन्क्लूजन की बात करें, डिस्पाइट द रिजेक्शन ऑफ द अगस्त ऑफर, ब्रिटिशर्स को अभी भी इंडियन का कॉपरेशन चाहिए था वॉर में। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, इस अगस्त ऑफर को वापस लिया और कहा कि हम लोग क्रिप्स मिशन आपके यहाँ पर भेजेंगे 1942 में। अगस्त ऑफर ने ग्राउंड वर्क रखा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग का और कांग्रेस की जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसको एक्सेप्ट किया। अब हम लोग बात करेंगे क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन को भेजा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में 1942 में, ताकि वो इंडियन का कॉपरेशन ले सके ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स में, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार हो रही थी। इस मूवमेंट को, क्रिप्स मिशन को हेड किया था सर रिचर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स ने। ये लेबर पार्टी के मेंबर हैं। विंस्टन चर्चिल की जो गवर्नमेंट थी, कोalition गवर्नमेंट ब्रिटेन के, उसमें ही एक मिनिस्टर थे। ये लेबर मिनिस्टर हैं। विंस्टन चर्चिल की जो कोalition गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, उनके ये एक मिनिस्टर थे। इसके बाद बैकग्राउंड की हम बात करें तो जापान जो है वो इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर्स तक आ गया था। जापान एनेक्स कर रहा था एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को, नॉर्थ ईस्ट एशिया को। बर्मा, जिसको ब्रिटिशर्स ने अलग से कॉलोनी बनाया था, पहले म्यांमार हमारा ही हिस्सा था, अब वो अलग हो गया था, तो बर्मा को जापान ने एनेक्स कर दिया था। इससे बहुत बड़ा झटका लगा था ब्रिटिशर्स को लड़ाई में। अब जो जापानीज इन्वेजन का थ्रेट था इंडिया पर, वो सामने दिख रहा था। लूमिंग का मतलब होता है बिल्कुल दिखना, उभरता हुआ दिख रहा था। इस वजह से इंडियन सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ब्रिटिशर्स को लड़ाई में। जब सेकेंड वर्ल्ड वार होती है शुरुआत 1939 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है, वॉइस रॉय लिनलिथगो डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया हमारी साइड से इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ब्रिटिश एम्पायर की साइड से इंडिया पार्टिसिपेट कर रही है। ये जो अनाउंसमेंट थी, ये इंडियंस के कंसल्टेशन के बगैर ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने मैसिव प्रोटेस्ट भी किया था। पार्टी के जो लीडर्स थे 7 प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया और इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए मुस्लिम लीग ने कहा कि ये एक डिलीवरेंस डे है। डिलीवरेंस का मतलब होता है किसी से मुक्ति पाना, लिबरेशन होना। तो मुस्लिम लीग के लिए कांग्रेस से लिबरेशन का दिन था। ब्रिटेन को काफ़ी प्रेशर फेस करना पड़ रहा था यूएस से, और बाकी अलाइड लीडर्स थे जो भी उनकी इंपीरियल पॉलिसीज़ थी इंडिया में। और ये जो अलाइड पावर्स थे, ये ब्रिटेन को कह रहे थे कॉन्टिन्यूसली कि आप इंडियन कॉपरेशन को लेकर आओ अलाइड वार एफर्ट में। इसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिप्स मिशन को भारत में भेजना पड़ा।
मेंबर्स की बात करें तो एक तो इसमें स्टैफर्ड क्रिप्स जो हेड कर रहे थे, लॉर्ड प्रिवी सील इनके साथ थे और बाकी भी कुछ स्टेट काउंसिल के मेंबर्स थे और लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन ये भी थे। पर्पस की अगर हम बात करें तो क्यों आया था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही है तो क्रिप्स मिशन के बहुत सारे रीजंस थे भारत में आने के। पहला तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटेन का, और जापान का जो थ्रेट था कि वो इंडिया को भी इन्वेड कर देंगे वो अब बिल्कुल सामने दिख रहा था। तो ब्रिटेन चाहता था कि इंडिया सपोर्ट करे ब्रिटेन को। साथ में जो अलाइड पावर्स थी यूएसए, यूएसआर, चाइना, ये प्रेशराइज कर रहे थे ब्रिटेन को कि फटाफट से इंडिया का कॉपरेशन आप लोग लो वरना जापान आपको इंडिया को भी एनेक्स कर लेगा। इंडियन नेशनलिस्ट एग्री हो गए एलाइड पावर को सपोर्ट करने के लिए क्योंकि उनको लगा कि वॉर के बाद हम लोगों को इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा और हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। प्रपोजल्स की बात करें, क्रिप्स मिशन में क्या क्या प्रपोजल्स थे। इंडियन डोमिनियन का सेटअप करना, ये जो डोमिनियन था इसमें फ्रीडम टू रिमेन विद द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ये जो डोमिनियन होगा इसमें इंडियंस के पास ये फ्रीडम होगा कि उनको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर रहना है या इससे बाहर निकलना है, और ये इंडियंस की अपनी मर्जी है कि उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में पार्ट लेना है या नहीं लेना है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी बनाया जाएगा जो कि भारत के नए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। ये जो असेंबली होगी इसमें प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और नॉमिनेटेड प्रिंस भी होंगे। कोई भी प्रोविंस जो अनविलिंग होगा इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन करने के लिए वो अपना सेपरेट यूनियन बना सकता है और उसका अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है और राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ है वो भी सेफ गार्ड होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी नेगोशिएशन इन दोनों चीज़ों को लेकर भी हो रहा था, ट्रांसफ़र ऑफ पावर और माइनॉरिटी के राइट को कैसे सेफ गार्ड करना है। इन द मीन टाइम अनटिल जब तक ये नया कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में नहीं आ जाता है, इंडिया का जो डिफेंस है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही हैंडल करेगी और जो पावर है गवर्नर जनरल के पास वो भी वैसी की वैसी ही रहेगी। सिग्निफिकेंस की बात अगर हम करें, क्रिप्स मिशन का क्या सिग्निफिकेंस था। सबसे पहले तो पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया इंडियाज़ राइट टू बी अ डोमिनियन, इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से फ्रेम कर सकता है। प्रपोजल ने फ्रीडम दिया प्रोविंसेस को कि आप लोग सेपरेट भी हो सकते हो अगर आप होना चाहते हो। बस ये राइट था कि हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं वो हमारी अपनी मर्जी है। तो इसका मतलब है कि लेटर स्टेज में हमें एक सोवरेनिटी भी दे दी थी, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते थे। इसी बीच इंडियंस को गारंटी दी गई कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर शेयर होगा। अब क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि ये प्रपोजल काफ़ी रेडिकल था और इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे वो लोग, हमें डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे। इस मिशन को आईएनसी ने भी रिजेक्ट किया, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट किया और अदर इंडियन ग्रुप्स ने भी रिजेक्ट किया। हिंदू महासभा और लिबरल्स ने इसको इस वजह से रिजेक्ट किया कि जो स्टेट्स को आपने ये बाहर निकलने का राइट दिया ये बिल्कुल गलत है, आप हमारे भारत को तोड़ रहे हो, किसी भी स्टेट को अपनी मर्जी है वो अलग हो सकती है। फिर डिप्रेस्ड क्लासेस ने ऑब्जेक्ट किया क्योंकि उनके बारे में इतने अच्छे से नहीं सोचा जा रहा था। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है वो भी काफ़ी डर गए थे, अफ्रेड हो गए थे क्योंकि कंट्री में आगे जाके वो माइनॉरिटी में होने वाले थे। इसके बाद मिशन फेल इस वजह से भी हुआ बिकॉज कोई क्लियर लैक ऑफ सपोर्ट था नहीं इसको, ना तो वॉइस रॉय का, ना तो विंस्टन चर्चिल का और ना ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया जो उस टाइम पे लियो एमरी थे, किसी का भी सपोर्ट नहीं था। नोट करने वाली बात यह है कि जब मिशन फेल हो गया क्रिप्स वापस इंग्लैंड चले गए और गांधी जी ने कांग्रेस में एक नया कैंपेन चलाया जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था इस मिशन को। कौन से रीजंस की वजह से? आईएनसी ने रिजेक्ट किया जो प्रोविंसेस को राइट था कि वो इंडियन यूनियन से अलग हो सकते हैं, ये नेशनल यूनिटी को डैमेज करता है, इस वजह से ये अलग हो गए, इस वजह से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया मिशन को। साथ में जो गवर्नर जनरल की पावर थी वो वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा और वो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेंगे, तो इसके भी अगेंस्ट थी आईएनसी, तो इन्होंने रिजेक्ट किया। साथ में डिफेंस में हमारा कोई शेयर नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर डिफेंस रहने वाला था और इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए कोई भी प्लान ये लोग लेकर नहीं आए थे। मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द क्रिप्स मिशन। आईएनसी ने क्यों रिजेक्ट किया हमने देखा, मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया उसके क्या रीजंस थे। सबसे पहले तो इनको पसंद नहीं आया कि सिंगल यूनियन होगा, ये चाहते थे पाकिस्तान बने, वो डिमांड जो है पूरी नहीं हुई तो इन्होंने रिजेक्ट किया। साथ में इन्होंने कहा
कि जो मेथड है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के क्रिएशन का वो इनको पसंद नहीं आया, और ये अगेंस्ट थे उस प्रोसीजर के जिसमें प्रोविंसेस को एसेशन मिल रहा था इंडियन यूनियन में। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जो स्टेट्स है उनकी अपनी मर्जी है, वो किसी भी यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं। जो प्रोसीजर था प्रोविंसेस का एसेशन टू द इंडियन यूनियन, इसके भी वो अगेंस्ट थे। सिग्निफिकेंस क्रिप्स मिशन का ये है कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इंडियन डोमिनियन को रिकॉग्निशन मिला था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो अब हम लोग देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। सबसे पहले तो कहाँ से लॉन्च हुआ था? मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान, जिसको अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं, ये वो जगह है जहाँ से क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने, और बाकी लीडर्स भी वहाँ पे गैदर हो गए थे अगस्त 8 एंड 9 1942। आपको ये डेट याद रखनी है, 8 अगस्त 1942 आपको ये डेट याद रखनी है। बाकी लीडर्स ने भी इनको ज्वाइन कर दिया था। इस मूवमेंट के बाद कांग्रेस को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया, और इसके जितने भी ऑफिसेस थे कंट्री में उन पर रेड मारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, सभी लीडर्स को अरेस्ट कर दिया, और पूरा का पूरा इस इंसिडेंट्स के बाद एक क्योटिक मूवमेंट जो है भारत में उत्पन्न हो गया था। एक अजीब सी सिचुएशन भारत में शुरू हो गई थी। कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस मूवमेंट के रिगार्डिंग जो आपको याद रखने हैं। इसको इंडिया अगस्त मूवमेंट कहते हैं, अगस्त क्रांति कहते हैं। ऑफिशियली लॉन्च किया था आईएनसी ने। आईएनसी में किसने? महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 में। इस मूवमेंट ने स्लोगन दिए क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, और गांधी ने स्लोगन दिया था डू और डाई का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। देन कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी, इट वाज सपोज टू बी अ पीसफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट। ठीक है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जो मूवमेंट है पूरा ये नॉन वायलेंट मूवमेंट होगा, और ये ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें कंप्लीट इंडियन इंडिपेंडेंस दो। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पास किया था 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे से, और गांधी जो है इस मूवमेंट के लीडर थे। रेजोल्यूशन स्टार्ट होता है, मूवमेंट के कुछ प्रोविजंस थे। सबसे पहले तो इमीडिएट एंड करो ब्रिटिश रूल का, भगाओ इनको यहाँ से। उसके बाद कमिटमेंट ऑफ फ्री इंडिया का डिक्लेरेशन करो, और हम लोग खुद को खुद ही डिफेंड करेंगे, और हम लोगों को सभी काइंड ऑफ इंपीरियलिज्म और फासिज्म से फ्रीडम चाहिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई जाए इंडिया के लिए जैसे ही ब्रिटिशर्स यहाँ से जाते हैं, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का सैंक्शन किया इन्होंने अगेंस्ट था ब्रिटिश रूल। गांधी के क्या इंस्ट्रक्शंस थे टू द वेरियस सेक्शंस ऑफ द पब्लिक? गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इन्होंने कहा कि डू नॉट रिजाइन योर जॉब बट प्रोक्लेम लॉयल्टी टू आईएनसी। गवर्नमेंट सर्वेंट से कहा कि जॉब मत छोड़ो, लेकिन अपनी लॉयल्टी आईएनसी की तरफ रखो। सोल्जर से कहा कि आर्मी में रहो, आप ब्रिटिश आर्मी में रहो, लेकिन आपके जो देश के लोग हैं इंडियंस पर गोलीबारी नहीं चलाना अगर आपको कोई ऑर्डर मिलते हैं तो। पीजेंट से इन्होंने कहा कि आप रेंट दो, आपसे जो टैक्स ले रहे हैं वो आप दो, अगर आपके जो लैंडलॉर्ड और ज़मींदार है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। अगर वो प्रो गवर्नमेंट है तो फिर आप अपना रेंट नहीं देना। स्टूडेंट से कहा कि आप अपनी स्टडीज़ को छोड़ सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, और बाकी जो प्रिंस वगैरह थे उनसे कहा कि आप लोगों का सपोर्ट करो और एक्सेप्ट करो सोवरेनिटी। प्रिंसली स्टेट के जो लोग थे सपोर्ट द रूलर, अगर प्रिंसली स्टेट के जो लोग थे उनसे कहा कि अगर आपका जो रूलर है वो एंटी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो सपोर्ट करो, अगर वो प्रो गवर्नमेंट है तो फिर खुद को डिक्लेयर कर दो कि आप इंडियन नेशन का पार्ट हो, ना कि उस प्रिंसली स्टेट का। फिर क्या कॉजेस थे क्विट इंडिया मूवमेंट के, क्यों लॉन्च हुआ था ये? सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई थी 1939 में, एंड जापान जो कि एक्सिस पावर का ही एक पार्ट था। यहाँ पे आपको याद रखना है, एक है अलाइड पावर, एक है एक्सिस पावर। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जापान जर्मनी जो है एक्सिस पावर में आते थे, अलाइड में यूएस, यूएसएसआर, चाइना, यूके वगैरह आते थे। तो जो एक्सिस पावर में जापान आता था, दैट वर अपोज टू द ब्रिटिश इन द वार, और ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहा था जापान। वो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया में दाखिल हो गए थे। ब्रिटिश हैड अबंडन देयर टेरिटरीज इन साउथ ईस्ट एशिया एंड हैड लेफ्ट देयर पॉपुलेशन इन द लर्च। अब जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने क्या किया, जो भी उनकी साउथ ईस्ट एशिया में टेरिटरीज थी, कॉलोनीज थी, वहाँ से वो लोग खुद बाहर निकल गए और जापान ने अनेक्स कर दिया, और अपनी जो पॉपुलेशन वो उनको वहीं पे छोड़ दी। जो भी उनकी कॉलोनी में लोग थे जो उनके रूल में थे उनको उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। ये जो एक्ट था इसने हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है उनके दिमाग में ब्रिटिश एबिलिटी कि वो हमें डिफेंड कर पाएंगे अगेंस्ट द एक्सिस एग्रेशन, उसको तोड़ दिया। मतलब हमारा जो भरोसा था ब्रिटिशर्स पर कि वो हमें जापान से बचा पाएंगे, वो भरोसा अब टूट गया था।
एंड देन गांधी भी ये बिलीव करने लग गए थे कि ब्रिटिश अगर भारत को छोड़ते हैं तो जापान के पास कोई रीज़न ही नहीं होगा इंडिया को इन्वेड करने का, क्योंकि जापान इंडिया पे ब्रिटेन की वजह से इन्वेड कर रहा था, क्योंकि ये दोनों दुश्मन थे। तो जो भी कॉलोनीज ब्रिटेन की होगी वहाँ पर जापान अटैक करेगा। अपार्ट फ्रॉम हियरिंग न्यूज़ अबाउट ब्रिटेन Apart from hearing news about British setback in the wartime difficulties such as high price of essential commodity fostered resentment against the British government. ब्रिटिश को जो सेटबैक मिल रहे थे इस वॉर में, इसकी न्यूज़ हम लोगों ने सुनी। इसी के साथ जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ थी उनके जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ रहे थे। इस चीज़ ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम इंडियंस में काफ़ी गुस्सा पैदा किया। फिर क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया था, कोई भी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भारतीयों को नहीं मिल रही थी, हमारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको नहीं सॉल्व किया जा रहा था। इसकी वजह से भी आईएनसी ने कहा कि एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लोग क्विट इंडिया रूप में चलाएंगे। क्या रिस्पॉन्स रहा इस क्विट इंडिया मूवमेंट का? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया टू द कॉल ऑफ गांधी, सभी मेजर कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने के वेरी नेक्स्ट डे गांधी, नेहरू, पटेल सबको अरेस्ट कर दिया। इसकी वजह से जो ये मूवमेंट है ये यंग लीडर्स के हाथ में चला गया, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। नए लीडर्स उभर कर आए, अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली के बारे में आपको मैं बताऊं, इन्होंने 1942 में नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट किया था एंड इनको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड लेडी। ग्रैंड ओल्ड लेडी आपको याद रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड ओल्ड लेडी कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की बात करें तो दादा भाई नारोजी को कहते हैं। एंड इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि न्यू लीडर अरुणा आसिफ अली ने जो ये वैक्यूम क्रिएट हुआ था, लीडरशिप नहीं थी क्योंकि सभी बड़े लीडर्स अरेस्ट हो गए थे, तो वो उस वैक्यूम को भरा। 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था इस मूवमेंट के कनेक्शन में। गवर्नमेंट ने काफ़ी वायलेंस दिखाया अगेंस्ट इंडियंस ताकि वो इस एगिटेशन को रोक पाए। बहुत ही मास फ्लॉगिंग यानी कि उस चमड़े के पट्टे से मारना, स्टिक से मारना, कॉन्टिन्यूसली लाठी चार्ज किए। औरतें, बच्चे, किसी को भी नहीं बख्शा गया और 10,000 लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए थे इस मूवमेंट में। कोई भी कॉम्युनल वायलेंस नहीं था इस बीच। आईएनसी को बैन कर दिया गया, इसके जो लीडर्स हैं उनको जेल में डाल दिया गया फॉर ऑलमोस्ट द होल ऑफ द वॉर। गांधी को रिलीज़ किया हेल्थ ग्राउंड की वजह से 1944 में। लोगों ने रिस्पॉन्ड किया टू गांधी इज कॉल इन अ मेजर वे, हाउएवर कोई लीडरशिप नहीं थी, इस वजह से स्ट्रे इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस और डैमेज टू गवर्नमेंट प्रॉपर्टी देखने को मिली। काफ़ी आपको वायलेंस देखने को मिला, बहुत सारे बिल्डिंग्स को जला दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स को कट कर दिया गया, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट लाइन्स भी तोड़ दी गई। कुछ पार्टीज़ ने इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था, जैसे कि मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड हिंदू महासभा। लीग जो है ब्रिटिश लीविंग इंडिया इसके फेवर में नहीं थे। मुस्लिम लीग चाहती थी कि ब्रिटिशर्स जो है बिना पार्टीशन के भारत को ना छोड़े। इनफैक्ट जिन्ना ने मुस्लिम्स को कहा था कि अपनी एक अलग से आप आर्मी बना दो और ब्रिटेन जो लड़ाई लड़ रहा है सेकेंड वर्ल्ड वार में अपनी आर्मी को भेजो सो दैट खुश होकर ब्रिटिशर्स पाकिस्तान बना दे। कम्युनिस्ट पार्टी ने वार को सपोर्ट किया क्योंकि उस टाइम पर सोवियत यूनियन का अलायंस था ब्रिटेन, ठीक है, ये सभी अलाइड पावर्स में थे। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस जो है वो अपनी इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो है कंट्री के बाहर ऑर्गेनाइज कर रहे थे। सी राजागोपालाचारी ने आईएनसी से रिजाइन दे दिया था क्योंकि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के फेवर में नहीं थे। इन जनरल इंडियन ब्यूरोक्रेसी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। स्ट्राइक्स हुए, डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए ऑल ओवर द कंट्री। कम्युनिस्ट ग्रुप का लैक ऑफ सपोर्ट था इस मूवमेंट को, कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी जो वर्कर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया और फैक्ट्रीज में काम नहीं किया। कुछ जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट भी थी, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू आ सकते हैं जेकेएसएसबी के एग्जाम में। पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ पर सेटअप हुई थी? बलिया, तामलुक और सतारा, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ एरियाज इस मूवमेंट के थे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मिदनापुर, कर्नाटका, और ये मूवमेंट 1944 तक चला था। इम्पॉर्टेंस क्या है क्विट इंडिया मूवमेंट की, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या अचीवमेंट हुआ? डिस्पाइट हैवी हैंडेड सप्रेशन बाय द गवर्नमेंट, लोग जो है वो नहीं हट रहे थे और अपना जो स्ट्रगल है और उन्होंने अपना जो स्ट्रगल है उसको कंटिन्यू रखा। अनफेस्ड मतलब लोग बेफिक्र थे कि जो भी होगा होगा, अब हमें आज़ादी चाहिए। Even though the government said that independence could be granted only after the end of the war, the movement drove home the point that India could not be governed without the support of the Indians. Drove home the point का मतलब होता है
फोर्सफुली और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना पॉइंट रखना। तो सरकार ने कहा था कि लड़ाई के बाद आपको हम लोग इंडिपेंडेंस देंगे, इंडिया को गवर्न करना है तो विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडियंस आप लोग नहीं कर सकते हैं। द मूवमेंट प्लेस्ड द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस एट द टॉप एजेंडा ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। तो हमारा जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात थी फ्रीडम मूवमेंट में, ये टॉप एजेंडा में आ चुकी थी। क्विट इंडिया मूवमेंट ने इस फ्रीडम स्ट्रगल में जो हमारा एजेंडा था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उसको लाइमलाइट में लाया। पब्लिक मोरल और एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स काफ़ी एनहांस हो गए थे इस मूवमेंट की वजह से। सो गाइज, ये थे हमारे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये है हमारा JKS प्रीलिम्स का कोर्स जिसमें हम वेरियस सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। 50% डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। इसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे, 300 प्लस सेक्शनल मॉक मिलेंगे, 150 प्लस वीडियो लेक्चर्स एंड 300 प्लस PDFs मिलेंगे। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल। इंस्टा पर फॉलो करें, प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ाएंगे, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री होगा, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैप प्रैक्टिस रहेगा, इंडियन इकोनॉमिक्स रहेगा, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। जनरल साइंस को हम लोग डील करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रहने वाला है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डील करेंगे, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। और जम्मू कश्मीर का भी स्पेशल सीरीज़ इस पूरे कोर्स में रहने वाला है। तो जाइए इस कोर्स को अवेल कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।